नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 9 है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे डेली वीडियो, तो आपको पता होगा। जो लोग नए हैं उनको बताना ज़रूरी है। तो ये लूसेंट प्राथमिक अंकगणित है, चैप्टर नंबर 9 है, प्रतिशत चैप्टर है ना। और इसमें हम लोगों ने 42 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है। 43 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ पिछले वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। अब तक हम लोगों ने पूरे बुक में कितने चैप्टर तक ख़त्म किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोगों ने 8 चैप्टर तक ख़त्म कर दिया है। 9वां चल रहा है पर जो कि प्रतिशत है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका 43 नंबर देखते हैं। इसी परसेंटेज चैप्टर का 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली हल कर रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, किंतु अन्य प्रत्याशी से 300 मतों से हार जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये ज्ञात कर देना है। तो हमें कुल मतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो जीता है उसका प्रतिशत ले लेंगे। तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। चुनाव में कुल मतों का 40% प्राप्त वो व्यक्ति करता है जो हार जाता है। तो हारने वाला व्यक्ति कितना प्राप्त करता है बताइए। हारने वाला व्यक्ति कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, 40%। ठीक है, 40%। तो 50-50 का होगा तभी ना बराबर होगा, या 50 से अधिक होगा तो ये ज़्यादा होता। लेकिन 40 है तो जाहिर सी बात है ये क्या दो लोगों के बीच में है तो 50-50 का होगा परसेंटेज। तो ये 50 से कम है तो ये जाहिर सी बात है ये हार गया। तो जब ये हार गया 40% लेकर, तो जीतने वाला का प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइए। जीतने वाला का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 60% होगा। जाहिर सी बात है, चूँकि हम जाते हैं कोई भी परसेंटेज अपने में 100 होता है तो 100 में 40 जो प्राप्त कर लिया तो 60 ही बचा है। तो 60% कौन, ये जीत जाता है और ये इतना पाकर हार जाता है। तब कह रहा है ये हारता जो है वो कितने से हार जाता है। ये जो हार रहा है ये आपका हार रहा है कितने से, ये है 300 से हार रहा है। ये जो हार रहा है 300, तो हारेगा कब, जब इनका अंतर करेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना से हार रहा है। तो ये हार रहा है आपका 20% से। कितना से हार रहा है, 60%, और माइनस 40% अगर देखें तो ये 20% से हार रहा है। और यही हारने का जो अंक दिया गया है, कितना दिया है, मतलब कुल कितने वोट से हार रहा है, तो वो कितना है जी, 300 से हार रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या कर देंगे, 20%। जैसा कि पिछले वीडियो को आप देखा होगा तो टाइप समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ से 100% निकाल देंगे तो कैसे हो जाएगा, 300 और गुना 100 करते हैं, अब बटा क्या हो जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएगा। 1 से 1 काट दिए, 2 से काट दिए 5, ये हो जाएगा 5 3 1500। तो कुल मत पूछ रहा है तो कुल मत कितना हो जाएगा, 1500 होगा। रुपये में नहीं, भिड़ा दिए थे रुपये लिखने के लिए, लेकिन नहीं, आंसर हो जाएगा कुल मतों की संख्या क्या होगी, 1500 होगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर देखिए क्या बोलता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो 43 नंबर देखते हैं। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। भाई पना पलटा गया है इसलिए थोड़ा सा गाना गा दिए। चलिए 44 नंबर देखना है ना। 44 कह रहा है कि रंगीन टीवी सेट के मूल्य में 15% की कमी होने से इनके मूल्य में 1800 रुपये की कमी हो जाती है। तो सेट का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो सिंपल है, ये भी कमी हो रहा है, इधर परसेंटेज में कमी हो रहा है। तो परसेंटेज में कमी बराबर वास्तव में कितना कमी हो रहा है रुपए में, उसका बराबर कर देंगे। ये भी कमी है, ये भी कमी है, अंतर बस इतना है, ये परसेंटेज में कमी है, ये वास्तव में कमी है, कितने रुपए की कमी। तो बस इसी का परसेंटेज निकाले तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1800 गुना 100 अब बटा 15 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। 15 से कटा देंगे तो 15 से कटेगा तो 15 कम 15 3 30, 15 दूना 30, 120 हो जाएगा क्या। ठीक है, 120 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000।
12,000 ये क्या बोल रहा है, वास्तविक मूल्य जो है 12,000 ये रुपया है। कोनो दिक्कत? आशा करता हूँ दिक्कत ही दिक्कत हुआ होगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं। पैंतालीस नंबर देखिए, दिया गया है अंडे के मूल्य में 25% की कमी से अभिनव 96 रुपये में 4 दर्जन अंडे खरीद सकता है। प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो हम नया मूल्य पहले निकालेंगे तभी ना प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। नया मूल्य ज्ञात कर लीजिए, नया मूल्य ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, या अंतिम मूल्य ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। नया मूल्य या अंतिम मूल्य कह सकते हैं। कब अंतिम मूल्य? कब? जब जितना प्रतिशत कमी हो रहा है वो उसी से निकालेंगे। तो सिंपल हमने बताया है कि जो भी दिया है उसी तरह से चलना है। 25% दिया है ना, 25% का मतलब 100 तक गुना कर दीजिए। और उसके बाद 96 में कितना दर्जन? 96 में 4 दर्जन अंडा खरीद सकता है। लास्ट में कह रहा है कि प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य, तो लास्ट में भी प्रति दर्जन ही पूछ रहा है, तो इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, संख्या में नहीं करेंगे। दर्जन है तो दर्जन में ही रहने देते हैं। ये कटा देंगे तो 24 बार में ये कट जाता है, और 25 चौके 100 होगा, 4 से घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो ये 6 रुपया जो है ये क्या है? अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य जब परिवर्तन हुआ था कितने? 25% की कमी होता है। अंतिम मूल्य ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नया मूल्य, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या बार बार लिख रहा है। तो 6 रुपया ये हो गया। अब हम प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य निकाल देंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं पुराना मूल्य, जो शुरू में अगर 25% की कमी ना हुई होगी तब कितने रुपए में बेचा जाता होगा, तो वो चीज़ प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य क्या हो जाएगा बता दीजिए हमको। प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, हम क्या करते हैं 6 लिख लेते हैं जो नया मूल्य आता है उसको, और 100 ऊपर लिखते हैं, और नीचे कितने प्रतिशत की कमी हुई है देख लीजिए। 25% की कमी हो तब बचेगा कितना? 75 बचेगा ना। कटा देते हैं, 25 चौके 100, 25 3 75, 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 8 रुपये ये क्या हो जाएगा? प्रति दर्जन के हिसाब से होगा। और ये क्या होगा? अंतिम मूल्य होगा, या अंतिम नहीं, प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य। कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखते हैं, 45 हो गया, 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर, 46 क्या दिया है? 46 नंबर भैया किधर गया भैया? पन्ना 46 नंबर दिया। यदि आलू का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है तो हम 100 रुपये में 6.25 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं। आलू का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अंतिम मूल्य नहीं ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य नहीं ज्ञात करना है। डायरेक्ट जो हम ज्ञात करते हैं नया मूल्य वही निकाल देना है, या नया मूल्य कहिए, या फिर आप कह सकते हैं बाद का मूल्य कहिए, या अंतिम मूल्य कहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं घटा हुआ मूल्य, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं बात को। तो ये घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे? 25% कम हो रहा है ना, तो 25 अब बटा 100 कर दीजिए, आप गुना कर देना है। तो 100 रुपये में कितना मिलता है भैया? 100 रुपये में 6.25 मिलता है, 6.25 कर दीजिए। यही मिलता है, किलोग्राम अधिक मिलता है आलू का घटा हुआ मूल्य। बस यही जो आएगा उत्तर हो जाएगा, चूँकि इसमें पुराना मूल्य प्रारंभिक मूल्य नहीं बोल रहा है, तो नहीं बोल रही है, तो इसे इसे कट जाएगा। और ये 25 से 25 कर देते हैं, 625 इसको कर देते हैं, और ऊपर 600 नीचे 625 करने के बजाय ऊपर हम 100 से गुना कर देते हैं। कोनो दिक्कत? 25 में 25 से कर देंगे, 25 चौके 100 होगा, यानी 4 रुपया होगा। घटा हुआ मूल्य क्या होगा भैया? 4 रुपया होगा भैया, ठीक है, 4 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से, जो जिस यूनिट में दिया है वो यूनिट रखेंगे। 47 नंबर देखते हैं, कोनो दिक्कत? 47 देखिए,
47 नंबर दिया है आपका, मूंगफली के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम मूंगफली खरीदने के लिए विवश हो जाता है। क्या करे बेचारा, बढ़ जाएगा दाम तो खरीदना ही पड़ेगा। प्रति किलोग्राम मूंगफली का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। वास्तविक मूल्य कहें या पुराना मूल्य कहें या प्रारंभिक मूल्य कहें, ठीक है। वास्तविक मूल्य मतलब पहले कितना में बेचा जाता था, ठीक है, ये चीज़। तो पहले हम नया निकाल लेते हैं। नया मूल्य क्या हो जाएगा भाई, नया मूल्य या बाद का मूल्य या अंतिम मूल्य, ये चीज़ देख लेते हैं। तो ये अंतिम मूल्य हम कैसे चलते हैं, जो दिया गया है 25% उसको लिखेंगे और बटा 100 कर देंगे। अब फिर 48 रुपये में क्या बोल रही है भाई, 48 रुपये में बोल रही है 1.5 किलो हम लेते हैं। तो 1.5 किलो का मतलब 15 लिख देते हैं, ऊपर 10 से गुना कर देते हैं, तो काम नहीं चल जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या, एक रख देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, आगे हटाना दीजिए। यहाँ से दशमलव हटाएं तो ये 10 गया है, समझ रहे हैं। चलिए, तो इतना खरीदने के लिए विवश हो जाता है प्रति किलोग्राम वास्तविक। तो ये पहले तो हमारा नया निकल गया, उसके बाद प्रारंभिक निकाल देंगे। तो पहले इसको हम क्या कर देते हैं, शायद हवा फरफरा रहा है क्या जी, आंधियाँ बढ़ रही है, छत पर हैं तो दिक्कत तो होगी थोड़ी सी। एक सेकंड, लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कटा दीजिए, इसको इससे कटा देते हैं और 5 से कटाते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 से कटा देंगे तो 24 × 2 = 48, 3 से कटाएंगे 8 × 3 = 24, मतलब 8 रुपया क्या हुआ, 8 रुपया जो हुआ ये प्रारंभिक हमारा नया मूल्य हुआ, ठीक है। प्रारंभिक नहीं, अंतिम हुआ और नया मूल्य हुआ। अब हमें चूँकि निकालना है वास्तविक मूल्य। क्या, वास्तविक मूल्य मतलब जब 25% की वृद्धि न हुई होगी तब का मूल्य ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य कहिए या प्रारंभिक मूल्य कहिए या फिर पुराना मूल्य कहिए, ठीक है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और इसको हम कैसे निकालते हैं, जो नया मूल्य निकल कर आता है उसको लिखते हैं और उसके बाद 100 लिखते हैं और नीचे जो करते हैं कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो वृद्धि हुई है 25% की तो 125 कर देंगे, 25% की वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ देंगे 25, तो 125 हो जाएगा। अब इसी को हम काम कर देते हैं। तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 8 × 4 = 32 और बटा 5 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई ना दिक्कत। या दशमलव में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। दशमलव में कैसे हो जाएगा जी, 5 × 6 = 30 होता है क्या, 2 × 20, 5 × 4 = 20, यानी 6.4 रुपये हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। या 0 भी कर सकते हैं, 40 का है तो यानी 6 रुपया 40 पैसा भी कर सकते हैं, 6.4 रुपये भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर देखिए, नंबर देखना है जी, इसके चेंज करते हैं। 48 नंबर क्या दिया है, 48 को आ रहा है चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है, ठीक है। जौ की उस मात्रा को ज्ञात, अरे भाई एक सेकंड दोस्त, कहाँ चला गया रे बाबा, रे बाबा कहाँ चला गया रे, ये नहीं, हाँ 48 नंबर कह रहा है कि चावल में 75% स्टार्च है, ठीक है, अरे और जौ में 60% स्टार्च है। जौ की उस मात्रा को ज्ञात करना है जिसमें उतने ही स्टार्च की प्राप्ति हो जितना कि 5 किलोग्राम चावल से प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम ये देखना है कि हमारा 5 किलोग्राम चावल कितना है, टोटल चावल हमारा दिया गया है 5 किलोग्राम, ठीक है। और इसमें प्रतिशत स्टार्च कितना है भाई, स्टार्च कितना है, तो स्टार्च शुरू में दिया है चावल में 75% स्टार्च है, तो चावल में 75% स्टार्च है, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब कह रहा है कि हमारा किसमें अब कह रहा है कि 60% स्टार्च है किसमें, तो जौ में,
तो जौ में हमारा मात्रा नहीं दिया है, जौ का मात्रा कह रहा है कि निकालिए, तो हम x मान लेते हैं। जौ कितना है, x किलोग्राम है, ठीक है। और इसकी लेकिन स्टार्च में मात्रा, स्टार्च की मात्रा इसमें कितना दिया गया है, इसमें स्टार्च की मात्रा 60% दी गई है, ठीक है। तब कह रहा है कि जितना 5 किलोग्राम चावल में स्टार्च की मात्रा है, बस उसी के बराबर इसमें भी है, जौ में भी है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 5 का चावल बराबर जौ कर देंगे, मात्रा निकल जाए तो 5 का 75% में जितना स्टार्च होगा बराबर कितना हो जाएगा, जौ में उतना ही स्टार्च होगा, x का 60% होगा कि नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये कर देंगे 5 गुने 75/100 अब बराबर x गुने 60 बटा क्या कर देंगे बताइए, 100। 100 से 100 दोनों तरफ से कैंसिल, कौनो दिक्कत। और ये 60 नीचे आ जाएगा तो 5 गुने 75 बटा 60 बराबर कितना, x। तो ये कटा देखते हैं, 12×5 = 60, यानी हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा 75/12 कर देंगे तो 12 चुका था, 12×5 = 60, 12×6 = 72 हो जाएगा। 72 और 3 = 75/12, यानी 3 चौके 12, ऐसे भी कर सकते हैं 6.1/4 किलोग्राम कह सकते हैं, या फिर 6.25 किलोग्राम। कोनो दिक्कत, आशा करते हैं कि समझ में तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर है जी, 48 हो गया। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्या कहता है, नंबर देखिए। 49 नंबर दिया है कि किसी संख्या का 40% 120 है, तो उस संख्या का 18% क्या होगा। ये तो आप लोग भी बना चुके होंगे। संख्या का 40%, किसी संख्या मान लेते हैं वो संख्या x है, इसका 40% जो दिया है, 40% कहने का मतलब 40/100, इतना कितना है, 120 है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 18% क्या होगा। तो पहले उस संख्या को तो फाइंड कर लें, उसके बाद अगुताई होगा। x बराबर क्या कर देंगे, 120 गुना 100 कर देंगे, ये इधर गुना कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 40 तिया 120 यानी 300 हो गया। अब ये वो संख्या कौन सी आ गई, 300 आ गई। अब कह रहा है उस संख्या का 18% ज्ञात करना था। सिंपल 300 का 18% ज्ञात कर देना है। तो ये काट दीजिए ना, 18 दिए 54 हो जाएगा। केजी नहीं भैया, आंसर, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर दिया हुआ है, राम की आय अपने मोहन की, अरे भैया, राम की आय एवं मोहन की आय मासिक आय क्रमशः 2450 रुपये में 2850 रुपये है। तो बताएं कि राम की आय मोहन की आय से, पहला क्वेश्चन दिया है कि राम की जो है आय मोहन की आय से, मोहन की आय से, ठीक है, मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, और मोहन की जो आय है वो राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा कंडीशन कर रहा है उल्टा, कि मोहन की जो आय है ये राम की आय से कितना ये कम है, ये कम बोल रहा है, और ये से अधिक बोल रहा है। बस यही काम कर देना है, यही 2 क्वेश्चन निकाल देना है। इसमें दिया क्या गया है हमें, जो राम का दिया गया है वो आय कितनी है भैया, 2450 रुपया है, और मोहन की आय कितनी है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं बातों को तो जल्दी कर सकते हैं। 1850 है, नहीं समझ रहे हैं तो इत्मीनान से समझिए, ठीक है। ये कह रहा है, तो बोल रहा है कि राम का आय इतना है, मोहन का इतना है, तो जाहिर सी बात है भैया कि राम का आय जो है मोहन से अधिक है। तो पहला स्थिति में कह रहा है कि राम की आय, मतलब यहाँ समझ लीजिए, राम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत है, अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है, ये ज्ञात करना है। इसमें भी कितना प्रतिशत कम है, तो हमें ऐसे तो जाहिर से दिख रहा है कि ये अधिक है, ये कम है। तो कम कितना है, अधिक कितना है, तो अधिक कितना है, तो इसका अंतर करेंगे, यानी 2450 पहले वाला का आंसर बना रहे हैं।
2450 में से घटा देंगे 1850। किसके सापेक्ष भैया? मोहन की आय से कितना अधिक है, तो मोहन के सापेक्ष करना है। मोहन की आय से, किससे लगा है? मोहन की आय से। यहाँ राम की आय से है, यहाँ मोहन की आय से है, तो मोहन से तुलना किया जा रहा है, तो मोहन का आय नीचे रखेंगे। 1850 गुना 100 कर देंगे। गुणनफल है, इसको घटा देंगे तो 600 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1850 और ऊपर हो जाएगा 100। कौन दिक्कत? चलिए इसको कटा देते हैं, ये कट जाएगा। 5 से कटा देते हैं क्या? 5 3 15 हो जाता है, और 3 35, 5 7 35, ठीक है। और 5 से कटाएंगे 12 25 60, ये कितना हो जाएगा? 1200 बटा 37%। ये हो जाएगा क्या? राम का जो आय है मोहन से 1200 बटा 37% अधिक है। ये इंक्रीज मारे हैं, ऊपर पड़े मतलब अधिक है। ये 1 नंबर का आंसर था। 2 नंबर का कंडीशन अब कह रहा है कि मोहन की आय, यहाँ समझिएगा, मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जाहिर सी बात है मोहन की आय तो कम ही है, लेकिन राम से कितना कम है, तो ये तो अंतर वही रहेगा। 1850 ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब की सापेक्षता चेंज हो जाएगा। अब की राम से तुलना किया जा रहा है, कह रहा है कि राम की आय से, तो राम की आय को लिखेंगे 2450। ये तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए रहेगा ही रहेगा, वही बात है। 600 कर दीजिए, अब बटा नीचे वा खाली चेंज हो जाएगा, 2450 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। कटा देते हैं, कटने वाला है। 5 से कटा देते हैं तो 5 चौके 20, 5 9 45, 5 दूना 10, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 6 दूना 1200 अब बटा 49% क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, किससे? राम से मोहन का, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हमने बेसिक में बताया, बहुत झकास, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए देखा जाए आगे ना, आगे 51 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 51 नंबर दिया है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बैंक में जमा करता है, ठीक है। 20% अपने बच्चों की पढ़ाई पर तथा शेष घर के अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह घर में 800 रुपये खर्च करता है तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है? तो जाहिर सी बात है भैया, ये देखिए, जमा करता है 40% जमा करता है, फिर क्या करता है 20% जो है वो बच्चों के पढ़ाई में लगा देता है। तो ये जमा करता है, ये पढ़ाई में लगाता है, और घरे कितना बचाता है ये ध्यान रखना है। घरे जो बचाएगा वही तो खर्चा करेगा, तो घरे कितना बचाएगा ये तो दोनों जमा कर देता है। तो 60% क्या करता है भैया? 60% वो हटा देता है, घर से निकाल देता है बहरी, पढ़ाई में, बैंक में, ठीक है। बच जाता है 60%। तो 60% में क्या करता है ये? 60% में ये क्या करता है कि शेष जो बचता है तो वो घर खर्चा के लिए करता है। शेष इतना खर्च करता है, मतलब ये टोटल कितना दे दिया है बैंक में और पढ़ाई में, 60% दे दिया है, तो शेष कितना बचता है उसके पास? शेष 40% बचेगा, 100 में से घटा दीजिए, तो शेष 40% बचेगा। और यही 40% क्या करता है? घर के खर्चा में लगाता है, यही घर के खर्चा में लगाता है। तो घर के खर्चा में वो कितना करता है? 800। प्रतिशत रूप में देखा जाए तो घर खर्चा 40% हो रहा है, और वैसे रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 800 रुपये टोटल खर्चा हो रहा है। तो ये दोनों बराबर हो गए, चूँकि ये भी घर का खर्चा है लेकिन प्रतिशत रूप में है, और ये भी वास्तविक खर्चा है जो कि रुपए में दिया है, तो ये तो बराबर हो ही जाते हैं। ये तो नियम जानते हैं आप। और तो यहाँ से हम 100% निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बता दीजिए? 800 गुना 100 करते हैं ना जी, और ये 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से कटा देंगे 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। घर खर्चा कितना करता है? 2000 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए आशा करता हूँ समझ गए। 52 नंबर देखते हैं। 52 कह रहा है, सतीश पटना से दिल्ली जाने में अपनी यात्रा का 20% भाग कार से, ठीक है, 60% ट्रेन से
तथा शेष जो है 200 किलोमीटर बस से तय करता है। अच्छी बात है। तो पटना तथा दिल्ली के बीच की दूरी क्या है? बस वही काम करना है। अपनी यात्रा का 20% भाग किससे? क्वेश्चन नंबर 52 है। 20% भाग जो है किससे करता है जी? 20% भाग करता है कार से और प्लस फिर कर देते हैं 60% ट्रेन से। ठीक है। टोटल कितना खर्च कर रहा है? 80% टोटल इन दोनों माध्यम से कर रहा है। तथा शेष जो बचता है 200 किलोमीटर ये बस से करता है। तो 80% तो ये 2 साधन से उसने कर लिया। तो शेष कितना बच जाता है बताइए ना जी? शेष हमारा 20% बढ़ जाएगा। 80 में से 100 में से घटा लेंगे 80 तो 20% बढ़ जाता है, चूँकि परसेंटेज अपने में 100 होता है। मान लेते हैं कि 100 उसकी दूरी है, टोटल मतलब दूरी तय करता है 100%। तो 100% करेगा तो 80% तो 2 माध्यमों से कर लिया है। तो बच गया शेष 20% जो कि वो किससे करेगा? बस से करेगा। तो यही जो बस का ये परसेंटेज में दूरी तय कर रहा है 20% बसें से, और फिर बस के द्वारा वास्तव में कितनी दूरी तय कर रहा है? 200 किलोमीटर। बस इसको बराबर कर दीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। तो 100% निकाल देंगे, चूँकि टोटल दूरी हमने 100% मान रखा है। चलिए 200 गुने 100 कर देंगे। अब बटा ये 20 तो नीचे आ जाएगा, ये 20 से कटा देंगे तो 10 बार में ओवरऑल कितना दूरी होगा? 1000 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया, टोटल का टोटल। कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। 53 नंबर देखते हैं। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर दिया है आपका कि 180 का, ये तो बहुत आसान है जी, कर लीजिएगा। हम कर रहे हैं डायरेक्ट। 180 का कर देते हैं 74 1 75 बटा 2 हो जाएगा। गुना 100 कर देंगे परसेंटेज के बदले में। ठीक है। अब प्लस 880 दिया है ना, और उसके बाद 12 24 25 बटा 2 कर देंगे परसेंटेज के बदले में 100। अब माइनस कर देना है 300 का 33 चौका 4 3 12 4 3 12 1 13 132 हो जाएगा। 133 हो जाएगा। अब बटा क्या 4 हो जाएगा, और परसेंटेज के बदले में 100 का मूल्य ज्ञात कर देना है। तो एक काम करते हैं, इससे काटा देते हैं 9 से। ठीक है। इसको हम क्या कर दें, 2 से कटा देते हैं। तो 2 चौके 8 2 चौका 8 440 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसको कटा देंगे तो ये 4 7 28 2 4 5 20। ठीक है। कोनो डाउट वाली बात नहीं है। एक काम कर देते हैं, 100 को छोड़ देते हैं ताकि हमारा भाग देने में सहूलियत रहेगी। गुना कर देते हैं 9 5 45 का 5 हासिल 4 और 9 7 63 गो और 4 गो 67 गो ना। इस पर एक 0 बैठा देंगे नीचे 100। कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100 होता है, 0 हासिल हो जाएगा 10। 25 चौके 100 और 10 110 हो जाएगा। ऑलरेडी एक 0 है 11,000। अब बटा क्या हो जाएगा भैया 100 होगा ना। अब माइनस इसको गुना कर देते हैं, तो इधर गुना कर लेते हैं 133 में 75 से 5 3 15 13 5 65 66 70 के 21 हासिल 2 63 91 2 93। कोनो दिक्कत 9 7 5 9 99 75। ठीक है। 99 75 बटा 100। अब क्या कर देंगे, सबको जोड़ लेते हैं भाग में, तो बटा में तो 100 आ जाएगा। 67 हो जाएगा भैया 50 11,000 माइनस 99 75। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए इसको जोड़ते हैं, कौना को जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ते हैं ये वाला। ठीक है, जोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा। ये वाला 5 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और 1 का 6 7 हो जाएगा, और 1 का 1 रहेगा। ठीक है। 17,750 में से 99 75 घटा देना है। अब बटा 100 कर देना है। घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 4 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 6 16 में से 9 गया 9 7 16, यहाँ 6 बचा 16 में से 9 गया 9 7 16। ठीक है, एक खत्म। बटा क्या कर देंगे 100। ओवरऑल क्या आया 77.75। कोनो दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में कितना नंबर
एपी बंद। मिलेंगे भैया अगले वीडियो में 54 नंबर से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।